हाय। आज मैं अपनी बुक का जो नोवेल मैं लिख रहा हूँ उसका आपको पेज 2 दिखाता हूँ और सेकंड एपिसोड है। मैं आपको बताता हूँ कि स्टोरी में अभी आगे क्या हो रहा है। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, जैसे कि मैं आपको एक रिकैप करा देता हूँ कि कि कुछ इंसिडेंट हुआ है जिसमें एक प्रोफेसर ने अपने ड्राइवर को भेजा है और उन्होंने मैं नाम से किसी को बुलाया है जिनकी ये स्टोरी है। और मैं बेसिकली एक पंडित है और उनको बुलाया गया है। और वो जिस जगह एक लैब है और लैब में क्या है, पंडित के जी को बुला रखा है। उसके साथ साथ पंडित जी के साथ साथ क्या है, वहाँ जो लैब में पहले से मौजूद हैं प्रोफेसर नागेश्वर हैं, ठीक है, वो वहाँ पे हैं। और देखिए, और एक आर्मी ऑफिसर और एक मंत्री है। तो जब मैं अंदर जाता हूँ तो प्रोफेसर, कहाँ हो आप लोग? तो मैं आपको थोड़ा सा इसका एंगल एक सही से करके दिखाता हूँ। देखो प्रोफेसर, कहाँ हैं आप लोग? क्या देख रहे हैं? मनहूरी, क्या हाल है? सफ़र कैसा रहा? प्रोफेसर बेसिकली चीज़ों को सामान्य करना चाहते थे। तो मैं उनको बोलता हूँ, ठीक है ना, ठीक हो नागेश्वर, मेरा पूरा नाम लिया करो। प्रोफेसर, मुझे आशीष मनहूरी नहीं, पूरा नाम आशीष मनहूरी, पूरा नाम मतलब आशीष मनहूरी नहीं, मुझे आशीष पसंद नहीं है। मैं तो फिर तो मैं हमेशा नाग ही बोलूँगा। खांसने की आवाज़ आती है बैकग्राउंड में से। मंत्री जी, आप ही तो हो? आप ही हो क्या पंडित जी? प्रोफेसर आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, परंतु आपकी बातों से तो लगता है कि आप दोनों में दुश्मनी है। तभी एक कड़क आवाज़ आती है, आर्मी ड्रेस वाला। नमस्कार पंडित जी, मैं कैलाश रावत, कर्नल कैलाश रावत, 7 गढ़वाल राइफल। मुझे यह ताबूत मिला था एक घर में मलबे से। उस घर में 2 आतंकवादी छुपे हुए थे। वो हथियार नहीं डाल रहे थे। हमने पूरा घर बम से उड़ा दिया और जब मलबा हटा रहे थे तब यह ताबूत मिला जिसमें यह सांप मिला। यह सांप बड़े अजीब रंग का था और सोने के बड़े अजीब रंग का था, जैसे सोने का रंग का था, और हल्का कुछ हरकत कर रहा था। हम उसके पास गए तो बहुत तेज चमक आई और इस सांप के सर से खून निकलने लगा। कुछ सांप अचानक वहां आए और गायब हो गए। हम लोग सरकार के कहने पर वैज्ञानिकों के पास ले गए, परंतु वैज्ञानिकों ने इसे हमारा वहम समझा और हमें सांपों की लैब में आने को बोला। जब हम यहाँ आए तो प्रोफेसर वो को एक कपड़ा मिला जिस पे कुछ चित्र थे। प्रोफेसर के कहने पर आपको यहाँ बुलाया है ताकि पता चले कि इस कपड़े पर क्या लिखा है और उसका क्या मतलब है। मैं मैं बोलता हूँ कि कपड़ा दिखाओ। प्रोफेसर के पास था और उन्होंने दिखाया तो ये चित्र उस कपड़े पे बना हुआ था। यह कैसा है? यह कैसी पहेली? यह तो चित्र है। प्रोफेसर, यह मुझे नक्शा लगता है। कर्नल, मैं अनुभव से कह सकता हूँ कि यह कोई कोड है जो किसी ये कहीं या किसी जगह का मुझे रास्ता है। प्रोफेसर, मुझे नहीं लगता। प्रोफेसर अधीर महसूस हो रहे थे। मतलब प्रोफेसर को थोड़ा सा, कुछ आदमी होते हैं ना कि जो अपने पे कंट्रोल नहीं रख पाते और जो इम्पेशेंट बेसिकली, जिसे हम सही शब्द होगा। तो कर्नल रावत, यह चित्र अपने आप में जगह कैसे है? यह चित्र अपने आप में जगह जैसे है, फॉर एग्जाम्पल जैसे चांद, सूरज, बिल्डिंग। प्रोफेसर, यह नक्शा नहीं हो सकता। तो आर्मी वाले का कहने का मतलब ये था कि वो बेसिकली एक जगह है, ना कि किसी चीज़ का नक्शा। क्योंकि नक्शा होता तो उसमें कुछ साइन होते, जो डायरेक्शन होती, बट इसमें डायरेक्शन नहीं थी। इसमें कुछ चित्र थे जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, जिनका एक मीनिंग था। ठीक है, रुको, थोड़ा शांत। यहाँ कोई गुफा है आसपास? प्रोफेसर, नहीं, यहाँ तो नहीं। कर्नल, यहाँ से, परंतु जहाँ हमें यह मिला वहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक अति पुरानी गुफा थी जो अब बंद है क्योंकि कुछ गाँव के लोग वहाँ गए थे और वो सब गायब हो गए, आज तक नहीं मिले। और 6 महीने पहले वहाँ कुछ बच्चे खेलने गए थे। उस वहाँ कुछ बच्चे खेलते खेलते उस गुफा में गए और आज तक वापस नहीं लौटे, इसलिए वह गुफा यहाँ की सरकार ने बंद कर दिया। बेसिकली जम्मू कश्मीर, ये जो सारा है जम्मू में है, तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने, जो भी वहाँ पे राज्य सरकार होगी, उसने वो गुफा बंद कर दी क्योंकि वहाँ पे बच्चे जाते, लोग जाते तो वो गायब हो जाते थे। उसके बाद वो बाहर नहीं आ पाते थे। प्रोफेसर, मैं
क्या मैं वहाँ चल सकता हूँ अभी सिर्फ आपके साथ? प्रोफेसर, ये मैं बोल रहा हूँ आर्मी वाले को कि क्या मैं वहाँ चल सकता हूँ सिर्फ आपके साथ? प्रोफेसर, मुझे पता चल गया कि तुम इस पहेली को सुलझा सकते हो और तुमने वह कर दिखाया। कर्नल, ठीक है। मंत्री, परंतु आपको हमें सब बताना होगा। प्रोफेसर, मैं क्या आप धर्म पर भरोसा कर पाओगे और आप अपने वैज्ञानिकों को कैसे आश्वस्त करोगे? मंत्री, क्या जीवन पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रह पर मौजूद है और वहाँ हम लोग ही रहते हैं? मंत्री, मतलब एलियन या हम मानव? यह कैसे मजाक है? मैं, नहीं, जीवन आप नहीं, आप अभी नहीं समझोगे। मंत्री, मतलब क्या है? मैं, जीवन बहुत से रूप में है और आप धरती पर हो। धरती के ऊपर, बीच में या नीचे, सब जगह है। सब जगह जीवन है। मतलब कहने का मतलब ये था कि मतलब मनुष्य बेसिकली धरती के ऊपर रहते हैं, पर जो जीवन है धरती के ऊपर भी है, धरती के बीच में भी है और धरती के नीचे भी है ना? धरती का बीच बेसिकली जिसे महासागर कहते हैं, और उसके नीचे क्या है बेसिकली, जो जो बीनीथ अर्थ है, जिसे अंडर भूमि के नीचे कहते हैं, भूमिगत कहते हैं जिसे। ठीक है। मंत्री, समझ गया, परंतु आप सिर्फ मुझे ही बताएंगे और सबूत भी नहीं देंगे। आपके लिए यह मतलब मंत्री का कहने का मतलब है कि आप बताओगे तो, बट उसका सबूत नहीं दोगे। आपके लिए गाड़ी तैयार करवाता हूँ। कर्नल, चले? हाँ, हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो कश्मीर भूमि का एक मुख्य भाग है। उसका नाम अनंतनाग है। हाँ, अनंतनाग, भगवान शेषनाग का जन्म स्थान, महान सनातन धर्म की भूमि, नागों की जन्मभूमि। कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि की भूमि, जिसके नाम पर कश्मीर पड़ा। उनकी दो पत्नी थी, कद्रू और विनीता। कद्रू ने 100 सांपों को जन्म दिया और विनीता ने 2 पुत्रों को, अरुण और गरुण। कद्रू विनीता वैसे तो सगी बहनें थीं, परंतु आपस में खास नहीं बनती थी। कद्रू विनीता से नफरत करती थी और एक दिन दोनों में शर्त लगी कि नदी पार घोड़े की पूंछ का रंग क्या है, मतलब ऐसी बात हुई कि काला है। उसने बोला नहीं, सफ़ेद घोड़ा है तो सफ़ेद पूंछ है। इस बात पे दोनों की वो हो गई। अब सफ़ेद घोड़ा था और उसकी पूंछ सफ़ेद थी, तो कद्रू ने बोला यार कि हो सकता है मैं शर्त हार जाऊँ। तो कद्रू क्या करती कि अब कद्रू के जो 100 नागपुत्र थे, अपने बेटों को बोलती कि मैं शर्त नहीं हारनी चाहिए, तो तुम एक काम करो, घोड़े की पूंछ पर लिपट जाओ। तो उस टाइम पे वो सतयुग का टाइम था, जानवर एक दूसरे से ऐसे डरते नहीं थे, तो सांप जाते हैं और घोड़े की पीठ पे जाते हैं तो सांप बन के वो लिपट जाते हैं। अब उसमें शर्त ये थी कद्रू और विंता में कि अगर जो भी शर्त हारेगा वो दूसरे की दासी बनेगा आजीवन, जब तक कि दूसरा उसे ना बोले कि भाई तुझे मैं दासता से मुक्त कर देती हूँ। तो ऐसे करके क्या होता है कि जब वो दोनों जाते हैं और देखते हैं तो घोड़े की पूँछ में, क्योंकि सब काले सांप लिपट जाते हैं तो पूँछ काली हो जाती है, तो कद्रू शर्त जीत जाती है और विनीता इस वजह से आजीवन उनकी दासी बन जाती है। जब दासी बन जाती है तो वो उन पे बहुत जुल्म करती है। इसी बीच में कद्रू विनीता का बेटा भी हो जाता है। विनीता का बेटा होता है गरुड़। वो अपनी माँ की सेवा तो करता है, पर क्या है कि आप सेवा कर सकते हो, उनके दिए काम कर सकते हो, बट अपमान नहीं सह सकते। और वो उनकी माँ का अपमान करने लग गई थी, क्योंकि जब आप उनके सारे काम करने लग जाते हैं तो एक मेंटालिटी होती है, साइकोलॉजी होती है कि वो आपका अपमान कैसे करें। तो वो ना हर चीज़ पे अपमान करने लग जाएँ। जैसे आप प्राइवेट नौकरी करते हो, आपको मालिक ने कुछ काम दे दिया, आपने कर दिया, फिर उसने बोला यार ये तो काम कर रहा है तो इसको कैसे परेशान करें, तो वो बोल देंगे हाँ भाई ये कैसे ऐसे होता है काम, तुमसे अच्छा तो एक हेल्पर कर लेता है। तो भले उसे पता है कि ये काम ठीक है, इसमें कोई इसकी गलती नहीं है, बट फिर भी एक आपको जब कोई आपसे प्यार नहीं करता, नफरत करता है, तो वो आपके अपमान करने के लिए कुछ भी बोल देता है। तो ऐसे ही वो बात विनीता को बोलती थी कद्रू, और ये गरुड़ को मंजूर नहीं था। तो गरुड़ सीधा सीधा पूछता, बताओ भाई मैं आपके लिए क्या करूं? तो बोलती है कि भाई एक काम कर, कि अगर तू हमें अमर करने के लिए हमारे लिए अमृत ले आएगी तो हम क्या करेंगे, तेरी माँ को दास्ता से मुक्त कर देंगे। गरुड़ बलशाली था। गरुड़ बोलता ठीक है जी। अमृत कहाँ मिलेगा? बोले जी वो तो स्वर्ग में। तो वो क्या करती है, बोलता ठीक है जी हम स्वर्ग में ले आएंगे। तो अपने पिताजी के पास जाता है, आशीर्वाद लेता है और उसके बाद वो भाई उड़ते हुए स्वर्ग चले जाता है। अब ये क्या था कि सतयुग में क्या था, रास्ते खुले हुए थे।
अगर आप महाभारत पढ़ोगे तो महाभारत में ही ये बात बताई गई है कि भाई कि भगवान कृष्ण ने महाभारत के तुरंत बाद सबसे पहला क्या काम किया था, स्वर्ग के दरवाजे बंद कर दिए थे। जब महाभारत के टाइम में स्वर्ग के दरवाजे बंद हो गए थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि देवताओं का डायरेक्ट कनेक्शन पृथ्वी से कट गया था। बेसिकली जब देवताओं का कनेक्शन कट गया तो उसी को कलयुग बोला गया। और जो हम जी रहे हैं वो कलयुगी है। तो जब कनेक्शन कट गया उस टाइम पे क्या था कि जब अपने गरुड़ देव वहाँ जाते हैं तो गरुड़ देव वहाँ से अमृत लेके आते हैं। बट क्या होता है कि देखो वो देवता हैं, वहाँ पे बहुत सुरक्षा थी, वो सबको हरा देते हैं क्योंकि वैसे वो बहुत पावरफुल होते हैं। जब वो आ रहे होते हैं तो इंद्र भी और भगवान विष्णु भी गौर करते हैं यार कि अगला बंदा अमृत पी रहा है बट इसके मन में लालच नहीं है, ये इसका मतलब किसी पर्पस से ले जा रहा है। तो वो उससे पूछते हैं कि भाई तू ले जा क्यों रहा है? तो वो बताता है कि जी मेरी माँ को दास्ता से मुक्त करना है। तो बोलता नहीं नहीं, ये अगर तू नागों को देगा तो नाग तो बहुत वैसे हैं, अगर वो धरती पे अगर तुम्हारी माँ के साथ ऐसा कर सकते हैं तो धरती पे हर मानव के साथ वो बहुत अत्याचार करेंगे। और वो देवता होते भाई, उन्हें भविष्य भी पता होता है कि अगर ऐसा करेंगे तो उसका परिणाम ऐसा होगा। तो बोलता है कि जी ऐसा है, मैं उनको दे दूँ, उसके बाद आप चाहे इसे ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब उनकी बहादुरी की वजह से भगवान विष्णु उनसे इतने प्रसन्न होते कि बोलते भाई तू मेरा वाह वो बन जा, वाहन बन जा। और इंद्र उनसे वो इतना प्रसन्न होता है कि बोलता है यार अगला बंदा वैसे तो सही है, भले ये मेरा चीज़ ले जा रहा है पर बंदा ठीक है कि अपनी माँ के लिए कर रहा है, ये है वो है। और सतयुग में माँ को बहुत बड़ा बहुत पावरफुल माना जाता है, चाहे वो राक्षस की है, चाहे इंसान की है, चाहे देवताओं की है। तो इसलिए देवता भी उसे ले जाने देते हैं। पर वो इंद्र जैसे ही वहाँ नीचे वो हैंड ओवर करता है, उसकी माँ बोलती है चल भाई, ये हमें तो अमृत मिल गया, अब इसे पी के हम अमर हो जाएंगे, तो एक काम कर कि इसकी माँ को दास्ता से मुक्त कर देते हैं। तो उसकी माँ को दास्ता से मुक्त कर देते हैं। तो जाते जाते गरुड़ बस एक बात बोलता है कि अचानक से बेसिकली ये कद्रू के दिमाग में आती बात कि बताओ इसे पीते कैसे हैं, देवता कैसे पीते हैं इसको? तो बोलते देखो जी, देवता इसका पान जो करते थे उसका पान करते प्रातःकाल स्नान करके, जिसे बोलता है ब्रह्म मुहूर्त में, कि सुबह 3 बजे आप उठते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद इसको पान करते हैं। तो बोलता है तो आप वैसे तो ये तरीका है जी, हो सकता है कि देवता इसलिए करते हों कि इसका सबसे ज़्यादा असर होता है उस टाइम पे। आपका भाई जिसके पास वो आ गया तो वो रिस्क क्यों लेगा? वो बोलेगा भाई मैं इसका सबसे ज़्यादा इसकी पावर को 100% कंज्यूम करना चाहता हूँ। तो कद्रू जो है ना, वो अपने बच्चों को बोलती कि इसको अभी यहीं रख दो। बेसिकली पहले ज़माने में कुश घास होती थी जिसे कुश बोला जाता था, उसे बहुत शुभ माना जाता था और गर्म होती थी, तो उसे सोने के लिए बेसिकली बिछोने की तरह यूज किया जाता था। तो बोलती कि अभी इसे कुश के आसन पे रख दो और आप सुबह ले लेना। तो जब वो इंद्र जी उसे उठा रहे होते हैं तो थोड़ा सा अमृत छलक जाता है, तो अमृत छलक जाता है तो कुश में गिर जाता है। कुछ दिन के बाद कुश को क्या है, हमेशा बहुत शुभ कार्यों में माना जाता है। तो वो अमृत लेके चले जाते हैं। तो जब सुबह नहा के नाग आते हैं तो वो देखते हैं अरे अमृत तो गायब है। तो अब नागों की जीभ है, तो वो जीभ से ऐसे चाटते हैं कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो क्या होता है कि उनकी जीभ में एक कुछ से जीभ कट जाती है, बट क्योंकि उसमें अमृत लगा होता है इसलिए उनकी जीभ क्या होती थी, कटने के बावजूद भी उनकी जीभ क्या हो जाती है, टूटती नहीं है, बिखरती नहीं है, उसका टेस्ट नहीं आता। इसलिए सांपों की जीभ डबल आपको कटी हुई जीभ दिखेगी, तो वो कटी हुई जीभ वहाँ से आती है। और आप रिलेट करो कि जो शायद ही कोई ऐसा जीव हो पूरे ब्रह्मांड में या पृथ्वी में जितने भी अभी तक उन्होंने, जिसकी कटी हुई जीभ है, सांपों की है। तो ये भी एक बहुत साइंटिफिक पहलू है कि किसी का ओरिजिन कैसे हुआ, ये भी आपको बताने के लिए यहाँ बताया गया। अब इसका पार्ट 2 मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बेसिकली डे 2 है, तो डे 2 की स्टोरी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आगे की स्टोरी में इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि आगे की स्टोरी में हमें ये पता चलेगा कि इस कहानी का इस नोवेल से क्या रिलेशन है। तो मैं आपको ये बताता हूँ अगली बार में। जय हिंद।